Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello student, welcome back in my YouTube channel Target with Arjun. Chemistry class 12. Today I am going to discuss about Raoult's law. In last class I will discuss the वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वेपर प्रेशर क्या था, वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट पे क्या रिलेशन था एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन से क्या रिलेशन था। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था कि पार्शियल वेपर प्रेशर होता क्या है। ठीक है, तो अब उसी वेपर प्रेशर से रिलेटेड कुछ हमारा जो लॉ है वो हमारा है राउल्ट लॉ। मतलब वेपर प्रेशर को कौन लॉ एक्सप्लेन करता है, तो हम बोलेंगे राउल्ट लॉ उसको एक्सप्लेन करता है। तो राउल्ट लॉ होता क्या है और इससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला डिराइव होगा वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब वीडियो को देखते रहेंगे और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस राउल्ट लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड एवरी ईयर आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस। ओके, तो सो प्लीज आप वीडियो को देखते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे राउल्ट लॉ है क्या। तो राउल्ट लॉ क्या बोलता है, दिस लॉ स्टेट दैट, जैसे हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ किसके लिए था, गैस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, लेकिन ये क्या है लिक्विड इन लिक्विड के लिए होता है राउल्ट लॉ। एंड जो हमारा हेनरीज लॉ था, हेनरी लॉ किसके लिए था, तो गैस इन लिक्विड के लिए था। ठीक है, तो बात कर लेते हैं राउल्ट लॉ का। तो दिस लॉ स्टेट दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड the partial vapor pressure P of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction chi present in the solution। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है। तो वोलेटाइल लिक्विड आपको पता होगा कि वोलेटाइल लिक्विड उसे बोलते हैं कि एक ऐसा लिक्विड जिसको अगर हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, तो हीट करने के बाद से वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। अगर वो इवेपोरेट हो जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड। जैसे कि हम पेट्रोल को हाथ में लेते ही पेट्रोल तुरंत गायब हो जाता है, मतलब पेट्रोल जो होता है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। एंड उसी तरह से हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि हमने एल्कोहल को हाथ में ले लिया तो वो भी ईजिली इवेपोरेट हो जाता, मतलब एल्कोहल भी जो होता है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वोलेटाइल क्या होता है। तो देखेंगे क्या, एक बार और डिफिनीशन देख लेते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड, मतलब सॉल्यूशन जो है उस सॉल्यूशन में जो लिक्विड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए। ठीक है, द पार्शियल वेपर प्रेशर P of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction chi present in the solution। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है पार्शियल वेपर प्रेशर बोल रहा है। तो पिछले क्लास में हमने बताया था पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है कि जैसे हमने दो लिक्विड को आपस में मिक्स कर दिया, एक हमने बताया था एल्कोहल लिया, दूसरा हमने ले लिया वाटर, दोनों को मिक्स किया। ठीक है, तो मिक्सिंग के बाद हर एक कंपोनेंट का जो अपना प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। क्लियर है, तो देख लेंगे यहाँ पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है। तो बोल रहा है क्या कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है हर एक कंपोनेंट का वोलेटाइल स्टेट में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब हम इंडिविजुअल कंपोनेंट का जब हम जितना ज़्यादा हम लोग नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे उसका वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो कंपोनेंट का सिस्टम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ देखेंगे क्या लिखा है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई का मतलब क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमेशा हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो हमारा क्या है, P नॉट है। और P नॉट का मतलब क्या होता है, हमने पिछले क्लास में बताया था, P नॉट का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन प्योर स्टेट। मतलब यहाँ P नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेपर प्रेशर, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके प्योर स्टेट में, जैसे हम बात कर लेते हैं वाटर, तो वाटर का वेपर प्रेशर उसके प्योर स्टेट में क्या है उसको हम लोग P नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे P क्या है, P द पार्शियल वेपर प्रेशर
ऑफ लिक्विड इन द सॉल्यूशन। जैसे वाटर को हमने किसी के साथ मिक्स कर दिया तो उस समय मिक्सिंग के बाद से उसका जो वेपर प्रेशर होता है उस वाटर का, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है, और उसके प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम P0 से रिप्रेजेंट करेंगे एंड पार्शियल वेपर प्रेशर को हम लोग P से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि कोई भी हमारा एक बाइनरी टाइप का सोल्यूशन है। बाइनरी सोल्यूशन का मतलब होता है कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कम से कम दो कंपोनेंट का सिस्टम हो, एक सोल्यूट होगा और दूसरा हमारा सॉल्वेंट होगा। जैसे अल्कोहल को वाटर में मिला दिया तो ये हो गया हमारा बाइनरी सोल्यूशन। तो किसी एक कंपोनेंट को हम 1 मान लेते हैं, दूसरे कंपोनेंट को 2 मान लेते हैं। तो इस केस में अगर हम पार्शियल वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सेकेंड कंपोनेंट। उसी तरह से हम उसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट। तो हमारे पास कितने पार्शियल वेपर प्रेशर निकल रहे हैं, 2, कंपोनेंट 1 का कंपोनेंट 2 का, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसका टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, तो हम बोलेंगे टोटल वेपर प्रेशर हमारा उस क्या होगा, उसका रिलेशन हम इसमें राउट लॉ में देखेंगे। तो देख लेते हैं आगे क्या है। लेट द टोटल वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज बी पी टोटल। मतलब पी टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल वेपर प्रेशर, एंड P1 एंड P2 बी द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2। हमारे पास दो तरह का कंपोनेंट, अभी हमने बताया कि बाइनरी सोल्यूशन में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड द मोल फ्रैक्शन बी Chi1 एंड Chi2। अगर पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है हमारा, P1 P2 है रिस्पेक्टिवली फॉर कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। उसी तरह से हमारा Chi1 Chi2 क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन फॉर कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 ऑफ 2 कंपोनेंट 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। आगे बात कर रहा है फॉर बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, हैव 2 कंपोनेंट्स 1 एंड 2, ठीक है। तो अब आगे हम लोग बात कर लेंगे कि क्या होता है जिसे हमारे पास 2 कंपोनेंट है। तो फर्स्ट कंपोनेंट के लिए हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, और जो हमारा कंपोनेंट 2 है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो एक बार आप लोग इसको देख लेंगे, देन हम उसके बाद हम डेरिवेशन पे आते हैं कि कैसे हम लोग टोटल वेपर प्रेशर निकालेंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसको देख लें। तो चलिए हम लोग आगे आते हैं डेरिवेशन पे। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि पी टोटल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फॉर कंपोनेंट 1। अभी हमने पढ़ा था 2 कंपोनेंट का हमारा बाइनरी सोल्यूशन होता है, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। तो पहले हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट 1 के लिए। तो कंपोनेंट 1 के लिए जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है हमारा P1, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, Chi1 के। क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो प्रेशर होता है पार्शियल वेपर प्रेशर इन वोलेटाइल स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे कंपोनेंट 1 की बात करेंगे तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 इजिकल टू P1 नॉट Chi1, ओके। अब यहाँ P1 नॉट क्या है, तो P1 नॉट हम बोल सकते हैं एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि वह है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन प्योर स्टेट ऑफ कंपोनेंट 1। मतलब कंपोनेंट 1 का, कंपोनेंट 1 किसी को मान सकते हैं, जैसे वाटर लिया तो वाटर को कंपोनेंट 1 मान लिया, अल्कोहल लिया तो अल्कोहल को कंपोनेंट हम लोग 2 मान लिया, अल्कोहल को कंपोनेंट 1 मान लेते हैं और वाटर को हम कंपोनेंट 2 मान लेते हैं। किसी को कुछ भी मान सकते हैं, उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पे बस ये देखना है कि P1 नॉट क्या है, कंपोनेंट फर्स्ट का ये क्या है, वेपर प्रेशर है, कब, वो जब प्योर स्टेट में है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिमिलरली P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi2, या इसी को हम लिख सकते हैं P2 इजकल टू P2 नॉट Chi2, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। एक इसके लिए है फॉर कंपोनेंट 2। कंपोनेंट 1 के लिए हो गया P1 इजकल टू P1 नॉट Chi1, और कंपोनेंट 2 के लिए हो गया P2 इजकल टू P2 नॉट Chi2। क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग आते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर,
तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता क्या है, तो उसमें होता क्या है, जो भी हमारा जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होगा, पी टोटल के समेशन के बराबर होगा। मतलब हम बात कर लेंगे यहाँ पे P1 और P2 दोनों का जो समेशन होगा वो हमारा पी टोटल के बराबर होता है। यही हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है। तो हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो क्या हो जाएगा, पी टोटल इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस P2। और वी ऑलरेडी नो P1 इक्वल टू होता है क्या, P1 नॉट Chi1 और P2 इक्वल टू क्या होता है, P2 नॉट Chi2। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, P टोटल इक्वल टू P1 के जगह लिख लेंगे P1 नॉट Chi1 एंड P2 के जगह लिख लेंगे P2 नॉट Chi2। ठीक है, तो ये हमारा बना P टोटल। अब हमको पता है Chi1 इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस Chi2। Chi1 इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस Chi2। तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस, यहाँ लिख लेंगे सिंस Chi1 इक्वल टू 1 माइनस Chi2, क्योंकि हमको पता है कि हमने पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट होते हैं उस सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का जो समेशन होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि Chi1 प्लस Chi2 इक्वल टू 1 होता था, तो Chi1 इक्वल टू क्या लिखा हमने, 1 माइनस Chi2। तो Chi1 के जगह हम लोग लिख लेंगे 1 माइनस Chi2। यहाँ देखेंगे दिस इज द P1 नॉट और यहाँ लिख लेंगे 1 माइनस Chi2 एंड प्लस P2 नॉट Chi2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज द P1 नॉट माइनस P2 नॉट P1 नॉट माइनस P1 नॉट Chi2 एंड प्लस P2 नॉट Chi2। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट Chi2 एंड दिस इज द P टोटल, दिस इज द P टोटल। ये यहाँ पे फॉर्मूला अराइज हो रहा है क्या, कि P टोटल इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट एंड Chi2। अब देख लेंगे यहाँ से P1 नॉट Chi1 प्लस P2 नॉट Chi2 क्या बनेगा ये, तो हमने Chi1 के जगह क्या ले लिया, 1 माइनस Chi2। यहाँ ध्यान देंगे इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हो गया P1 नॉट, इस P1 का मल्टीप्लाई हम 1 से भी करेंगे Chi2 से भी करेंगे, तो क्या हो गया P1 नॉट माइनस P1 नॉट Chi2 प्लस P2 नॉट Chi2। ओके, नाउ आगे देख लेते हैं। इसको अगर लिखेंगे तो क्या होगा, इसको हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, हमने इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखेंगे हमने P1 नॉट को इधर ले लिया प्लस P2, यहाँ लिख सकते हैं P1 नॉट, या यहाँ पे आप आगे चाहें तो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P1 नॉट प्लस P2 नॉट Chi2 एंड उसके बाद लिख सकते हैं माइनस एक ब्रैकेट में होगा और सॉरी इसको आप लिख सकते हैं दिस इज P2 नॉट Chi2 एंड इसको लिख सकते हैं दिस इज P1 नॉट Chi2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, Chi2 दोनों कॉमन हो जाएंगे, बाहर चला जाएगा, बचेगा P1 नॉट माइनस P2 नॉट माइनस P1 नॉट। तो ये हमारा फॉर्मूला अराइज हो रहा है P टोटल इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट और Chi2। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हुआ। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन सी चीज क्या है, तो यहाँ बात करेंगे वेयर P1 नॉट क्या है हमारे पास, हम बात करेंगे P1 नॉट है हमारा कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन प्योर स्टेट।
इन प्योर स्टेट। और P2 नॉट क्या है, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इन प्योर स्टेट। और यहाँ पे आपने P1 P2 के बारे में तो पढ़ा ही था। P1 क्या था कि कंपोनेंट फर्स्ट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, और P2 क्या था, कंपोनेंट सेकेंड का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है। तो ये चीज़ें आपने देखा था। तो अभी भी क्वेश्चन कहीं भी पूछा जाएगा तो हम P टोटल की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा इन एग्जाम मीन्स P1 एंड P2 नॉट इज गिवन, मतलब प्योर स्टेट में कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 का जो वेपर प्रेशर होगा वो हमको गिवन रहेगा। ठीक है, उससे हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे कि पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 का क्या होगा। और जब पार्शियल वेपर प्रेशर हम फाइंड कर पा रहे हैं तो उससे हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, टोटल वेपर प्रेशर क्या है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे बात कर रहे हैं, अगर आपको ये राउथ लॉ क्लियर हो गया होगा, ये फॉर्मूला या डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या प्लॉट, मतलब हम यहाँ बात करेंगे कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है और मोल फ्रैक्शन के बीच में कैसा ग्राफ प्लॉट होता है। तो वो चीज़ हम लोग आगे बात कर लेते हैं। ओके, तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि द प्लॉट ऑफ द वेपर प्रेशर P एंड द मोल फ्रैक्शन काई ऑफ आइडियल सोल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अभी आइडियल सोल्यूशन होता क्या है उसको अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या प्लॉट यहाँ पे है। तो देख लेंगे क्या है, इफ द कंपोनेंट 1 इज लेस वोलेटाइल देन कंपोनेंट 2 इन प्योर स्टेट। तो यहाँ पे क्या होगा, प्योर स्टेट में कंपोनेंट 1 का जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है P1 नॉट, एंड ये क्या है, लेस देन है कंपोनेंट 2 के वेपर प्रेशर से इन प्योर स्टेट। ओके, तो ये चीज़ हमको ध्यान देना होगा। ठीक है, मीन्स कंपोनेंट 1 जो होगा वो लेस वोलेटाइल है, कंपोनेंट 2 जो है वो मोर वोलेटाइल है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हमको पता है इधर हमारा कंपोनेंट 1 है, इधर हमारा कंपोनेंट 2 है। तो प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर क्या है हम लोग ये देख लेते हैं, उसका मोल फ्रैक्शन क्या है वो देख लेते हैं। दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा। जब पार्शियल वेपर प्रेशर हमको फाइंड होगा तो उससे हम लोग क्या करेंगे, P टोटल फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये प्लॉट हमने क्या किया कि इधर वाई एक्सिस पे हमने मान लिया क्या, ये कंपोनेंट 1 का जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में, और इधर क्या है, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इन प्योर स्टेट में हमने अभी बात किया। और नीचे हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया क्या, मोल फ्रैक्शन। तो हमने अभी बात किया कि कंपोनेंट 1 जो है वो लेस वोलेटाइल है। लेस वोलेटाइल का मतलब क्या है, उसका वेपर प्रेशर कम होगा। जो लेस वोलेटाइल होगा वेपर प्रेशर सिंपल सी बात कम होगा, जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो मतलब कंपोनेंट 2 जो होगा वो मोर वोलेटाइल है, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हम लोग ध्यान देंगे ये कंपोनेंट 2 है तो ज़्यादा वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। ये कंपोनेंट 1 है, ये लेस वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर क्या है, कम है। तो कंपोनेंट 1 का जो है वेपर प्रेशर कम है, कंपोनेंट 2 का वेपर प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, तो प्योर स्टेट में हमने अभी ले लिया वेपर प्रेशर। अब प्योर की बात करेंगे तो यहाँ पे कंपोनेंट 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और कंपोनेंट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, बिकॉज हमको पता है Chi1 प्लस Chi2 इक्वल टू क्या होता है 1। यहाँ पे क्या है, प्योर स्टेट है। यहाँ पे क्या है, ये भी प्योर स्टेट है। तो प्योर स्टेट में हम मिक्सचर की बात नहीं करेंगे, केवल एक कंपोनेंट का बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट 1 का, इसलिए हमने क्या ले रहा है यहाँ पे Chi1 इक्वल टू 1 और Chi2 इक्वल टू 0। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट 2 का प्योर स्टेट में। तो कंपोनेंट 2 होगा तो इसका मतलब Chi1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और Chi2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तभी तो Chi1 प्लस Chi2 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया हमारा प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है वो पर्टिकुलर लिक्विड का। अब हम बात कर रहे हैं दोनों को आपस में हमने क्या कर दिया, मिक्स करा दिया। मतलब कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 को आपस में हमने क्या करा दिया, मिक्स करा दिया। मिक्सिंग के बाद से इसका ये जो वेपर प्रेशर निकलता है इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन द
and P1 is the partial vapor pressure of component 1 and P2 is the partial vapor pressure of component 2। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है, P1 नॉट हमारा प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट 1 का, और यहाँ पे क्या P2 नॉट क्या है, कंपोनेंट 2 का वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में। हमने जैसे इसको मिक्स कराया तो हमको क्या मिला, इंडिविजुअल जो वेपर प्रेशर हमारा है किसी भी कंपोनेंट का, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2, उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। मतलब हम बात करेंगे मिक्सिंग, जब मिक्सचर हो रहा है मतलब सोल्यूशन बन रहा है, उस सोल्यूशन में जो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे क्या है, P1 यहाँ दिखा रहा है, P1 हमारा क्या है, मिक्सिंग के बाद से जो इंडिविजुअल प्रेशर है कंपोनेंट 1 का उसको बोल रहे हैं P1, और मिक्सिंग के बाद कंपोनेंट 2 का जो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर है उसको हम लोग बोलते हैं P2। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं P टोटल का। P टोटल जो होता है उसको बोलते हैं टोटल वेपर प्रेशर, और टोटल वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है वो इंडिविजुअल जो वेपर प्रेशर था P1 और P2 उसके क्या था, समेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या है, P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2। और ये जो ग्राफ है जो प्लॉट किया गया है वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, दिस इज द मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। एक किसके लिए है, फॉर आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन के लिए। अब आप बोलेंगे कि सर ये आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, तो हम आइडियल सोल्यूशन के बारे में आगे डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन होता क्या है। तो आइडियल सोल्यूशन उसे बोलते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आइडियल सोल्यूशन उसे बोलते हैं कि जो इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे राउट लॉ को क्या करता है, ओबे करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। इसी तरह से हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा जो कि हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लॉट क्या है, प्लॉट क्या बताना चाह रहा है, और इसमें क्या है, कंपोनेंट 1 का जो वेपर प्रेशर है, कंपोनेंट 1 जो है लेस वोलेटाइल है, कंपोनेंट 2 जो है वो मोर वोलेटाइल है। तो कंपोनेंट 1 का जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा प्योर स्टेट में, और कंपोनेंट 2 का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा प्योर स्टेट में। इसलिए हमने वेपर प्रेशर P1 नॉट को कम दिखाया हुआ है, P2 नॉट को ज़्यादा दिखाया हुआ है। तो ये चीज़, ये प्लॉट आप देख लेंगे, एक बार बनाने की कोशिश करेंगे कैसे बनाया, और वीडियो को देख के इसको समझेंगे, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2 इन वेपर फेज, मतलब वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 का क्या होता है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली इन वेपर फेज, मतलब वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में हम उसको y1 और y2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो क्या होगा, कंपोनेंट 1 का जो पार्शियल प्रेशर होता है उसको हम P1 बोलते हैं, कंपोनेंट 2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है उसको हम लोग P2 बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, P1 इक्वल टू y1 P टोटल एंड P2 इक्वल टू y2 P टोटल। तो यहाँ पे क्या है, P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, और यहाँ पे y1 क्या है, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन वेपर फेज, और P टोटल तो हमारा क्या है, टोटल वेपर प्रेशर। सिमिलरली बात करेंगे P2 इक्वल टू, P2 हमारा क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 एंड इक्वल टू y2 P टोटल। यहाँ पे y2 क्या है, ये है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन वेपर फेज, और P टोटल तो हमारा वही है। तो इन जनरल बात करेंगे तो Pi इक्वल टू yi P टोटल, मतलब यहाँ पे क्या है, ये हमारा दोनों क्या था, फॉर बाइनरी सोल्यूशन। लेकिन अगर ऐसा सोल्यूशन जिसमें 2 से ज़्यादा कंपोनेंट हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग बात करते हैं ith कंपोनेंट का। तो फॉर ith कंपोनेंट Pi इक्वल टू yi P टोटल, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे y1 प्लस y2 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि लिक्विड स्टेट में जो मोल फ्रैक्शन था उसको हम chi1 और chi2 बोलते थे फॉर बाइनरी सोल्यूशन कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 के लिए। तो ये चीज़ देख लेंगे, P1 एंड P2 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली इन वेपर फेज, एंड y1 एंड y2 द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली इन
वेपर फेज। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि मोल फ्रैक्शन हम वेपर फेज में कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2, तो उस समय क्या होगा, मोल मीन्स वेपर प्रेशर दिया रहेगा प्योर स्टेट में कंपोनेंट 1 का और प्योर स्टेट में कंपोनेंट 2 का। तो अगर प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर हमको दिया है P1 नॉट और P2 नॉट की वैल्यू, और यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन भी दिया होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन नहीं देगा तो कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन अगर दिया है तो उससे हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, उससे हम लोग P टोटल भी फाइंड कर लेंगे, और P टोटल फाइंड होगा उससे हम लोग P1 P2 भी फाइंड कर लेंगे, और P1 P2 फाइंड होगा तो P टोटल भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, P1 हमको पता चल गया, P टोटल पता चल गया, Y1 निकाल लेंगे, P2 पता चल गया, P टोटल पता चल गया, Y2 हम लोग निकाल देंगे। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा राउट लॉ था उसका इक्वेशन जो बना था, या P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2, उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो अगर वो नहीं पता है तो हमको ये फॉर्मूला तो पता ही है, P टोटल इक्वल टू P1 नॉट प्लस ब्रैकेट में क्या था, P2 नॉट माइनस P1 नॉट ब्रैकेट क्लोज, बाहर में क्या था, Chi2। इस फॉर्मूले से भी हम लोग P टोटल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको P1 फाइंड करना है तो क्या उसके लिए फॉर्मूला क्या था, P1 इक्वल टू P1 नॉट Chi1, और दूसरा हमारा क्या था, P2 फाइंड करना था तो क्या था, P2 नॉट इंटू Chi2। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और Chi1 और Chi2 में से कोई एक अगर वैल्यू दिया है तो हम दूसरे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि हमको पता था Chi1 प्लस Chi2 इक्वल टू क्या होता था, 1। अगर Chi2 पता चल गया तो Chi1 निकाल सकते हैं, Chi1 पता चल गया तो Chi2 निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर यहाँ पे हमको Y1 पता चल गया तो हम लोग Y2 भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्म पे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे कि राउट लॉ से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट टर्म पे अच्छे से सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद अर्जुन एंड शेयर टू योर फ्रेंड आल्सो। थैंक यू।